1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो जीरो कर दिए। 2005 में जब ये क्लास 10th में थे तब से इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं। मतलब हमने कई जगह हाथ जलाया अपनी जर्नी में। अगर जैसे टाटा अगर कोई बात बोल रहा है, अंबानी कोई बात बोल रहा है, बिरला कोई बात बोल रहा है कि मैं ये फैक्ट्री डालूंगा, तो आप उस पर विश्वास करिए। हम अपने किसी भी निवेशक का पैसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं मैनेज करते। अगर और मैं तो ओपनली ये भी बोलता हूँ कि हमें नहीं आता फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपको ये तो पता है कि किसी ने बोल दिया कि ये खरीदना है, आपको ये नहीं पता बेचना कब है। साइकोलॉजिकल अगर आप बायसेस को हटा दें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से, तो आपके रिटर्न्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको एक बहुत ही यंग इंसान से मिलवा रहा हूं, लेकिन उनकी उम्र पे मत जाइए, क्योंकि शायद मैं तो बहुत हैरान हो गया था कि जब ये जानकारी मुझे मिली कि 2005 में जब ये क्लास 10th में थे तब से इक्विटीज में निवेश कर रहे हैं। आज तो देश बदल गया है, कई यंग लोग अवेयर हो गए हैं, लेकिन उस समय दिवम शर्मा क्लास 10th में इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। आज वो को फाउंडर हैं और सीईओ हैं ग्रीन पोर्टफोलियो, जो एक पीएमएस है, सेबी रजिस्टर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दिवम, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हम जब काम कर रहे थे आप पढ़ते पढ़ते इन्वेस्ट कर रहे थे। ये काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल ये जर्नी। तो बेसिकली एक तो फैमिली में इन्वेस्टिंग का एक थोड़ा सा कल्चर था, फादर इन्वेस्ट करते रहे काफ़ी पहले से। और दूसरा, जब हम 10वीं क्लास कर रहे थे और उसके बाद 11वीं में आ रहे थे, तो एक काफ़ी अच्छे इंसान से मेरा ताल्लुकात हुई। तो वो कॉमर्स पढ़ाते थे एंड मैं उनसे थोड़ा सा जल्दी जाके उनसे मिलता रहता था उनसे कि वे उनसे क्लासेस करनी है, उनके साथ पढ़ना है। तो उस टाइम पे वो बहुत पैशनेट रहते थे मार्केट्स के बारे में, तो उनसे जाके डिस्कस करता रहता था। अब फिर 11th था, 11th की कोचिंग लगाई मैंने कॉमर्स की, तब भी उनके पास आफ्टर क्लासेस भी मैं उनके साथ बैठा रहता था। वो बताते रहते थे अपने एक्सपीरियंस। ऑल्दो बाद में आके ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ से एक इंक्लिनेशन जगी। मतलब मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें, जैसे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते थे, वो काफ़ी जगह वो पैसे लगाते थे, काफ़ी जगह पैसे खो जाते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस से काफ़ी सीखने को मिला। तो स्टार्टिंग ऐसी हुई कि फादर से मैंने 1 लाख रुपए लिए और क्लास 10th में जब आप थे? हाँ जी। और वो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो जीरो कर दिए। तो आप ऐसे तो रोल मॉडल हैं आजकल के लोगों के। तो क्या नहीं करना चाहिए। Exactly. आज भी आप देख रहे हैं, आज तो आप खैर उस पर बात करेंगे, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आज भी वही प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। 1 लाख जब जीरो बन गए तो घर पे कुछ हाहाकार हुई कि नहीं हुई कि पिताजी ने माफ कर दिया? हालांकि उनका एक्सपीरियंस था मार्केट्स में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इसे नहीं मेरे मतलब मुझे गुस्सा किया, बट लेकिन उनको उनसे डेफिनेटली उनसे काफ़ी सुनने को मिला और यही सीख है। मतलब हमने कई जगह हाथ जलाया अपनी जर्नी में और उस जर्नी से सीख के हमने यहाँ तक आए, है ना। कि हमने ओवर द इनिशियल 5 years 7 years हमने ये सीखा कि क्या नहीं करना है मार्केट्स में। तो आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग जर्नी का। तो वो डिसिप्लिन। क्या सीखा? 3-4 चीज़ें। जैसे हम कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे इनिशियली। तो पेनी स्टॉक्स में ऐसा लगता था कि किसी प्रमोटर ने कुछ बोला कि मैं ये फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं इतनी बड़ी कंपनी बन जाऊँगा। और हम उसमें हमें लगता था कि वो 2 रुपये का स्टॉक, 1 रुपये का स्टॉक, 5 रुपये का स्टॉक, वो 500 रुपये का हो जाएगा और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। बट एज इट टर्न्ड आउट, मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऐसा कभी वो फैक्ट्री कभी लगी ही नहीं। वो आज भी हमारे अकाउंट में वो स्टॉक्स होंगे, वो ज़ीरो वैल्यू होगी या वो कंपनी बंद हो गई। तो हमने देखा कि एक या तो कोई एक बहुत बड़ा आदमी, अगर जैसे टाटा अगर कोई बात बोल रहा है, अंबानी कोई बात बोल रहा है, बिरला कोई बात बोल रहा है कि मैं ये फैक्ट्री डालूंगा, तो आप उस पर विश्वास करिए। अगर कोई नया बंदा जिसने अपने आप को कभी प्रूव नहीं किया वो ये बात बोल रहा है और इतनी एग्रेसिव बातें बोल रहा है, तो एटलीस्ट या तो आप उसका वेट करिए कि वो जब वो एक्चुअली वो टर्न अराउंड आए तब आप इन्वेस्ट करिए। तो ऐसी ऐसी कुछ लर्निंग्स थी। आप इनिशियली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में
बहुत ज़्यादा मतलब कि क्योंकि कैपिटल आपका छोटा होता है, आपको लगता है कि मैं इस छोटे कैपिटल से मैं एक बड़ा रिटर्न कमा लूँ और जल्दी जल्दी अमीर बन जाऊँ। तो अल्टीमेटली ये भी रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं होगा। मार्केट पहले तो आपको एक लर्निंग कर्व आपको लेना पड़ेगा मार्केट्स में, और उसमें और धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग होगी उसका बेनिफिट लेना पड़ेगा ओवर द इयर्स, एंड इनिशियली आपको एकदम से आप अमीर नहीं बन सकते। तो वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमने जब ग्रीन पोर्टफोलियो स्टार्ट करी तो हमारे किट जब हम बना रहे थे, ज्वाइनिंग किट बना रहे थे, तो उसमें हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसमें पैसे नहीं बनता, बट हमें ऐसा लगता है कि हमें जो आता है हम उसी पे ही फोकस रह के डिसिप्लिन रह के इन्वेस्ट करें, रैदर देन हम सब कुछ करने की कोशिश करें। तो हम अपने किसी भी निवेशक का पैसा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नहीं मैनेज करते। अगर, और मैं तो ओपनली ये भी बोलता हूँ कि हमें नहीं आता फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ऐसी कई सारी लर्निंग्स थी जो ओवर द इयर्स। तो सेबी की 2 रिपोर्ट्स आई इतनी एग्जॉस्टिव, जिसमें दर्शाया उन्होंने 10 में से 9 लोग पैसे गवा देते फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देखिए, हम भी जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स से, मैं इनिशियली जब हमने स्मॉल केस में पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया तो मैंने एक एक इन्वेस्टर से खुद बात करी। मैं ओवरऑल मतलब मोर देन 1000 इन्वेस्टर से बात कर चुका हूँ। आज भी अलग अलग टाइम पे, जब जैसे अभी ये थोड़ा सा मार्केट काफ़ी सिग्निफिकेंटली गिरा, तो रेगुलरली हमारी बात होती है लोगों से। तो मैंने ये देखा कि लोग क्या करते हैं कि मतलब अच्छी बड़ी एज में आ गए, अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं, रेगुलर कैश फ्लोज कमा रहे हैं, बट उन्होंने वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट कर पाए। क्यों? क्योंकि कई बार एक तो वो उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं रहे, कई बार, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, फिर पेशेंस नहीं दिखाई, है ना। वो जब वो चीज़ चलनी शुरू हुई तब तक आप दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे, है ना। कई लोग खाली टिप्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करने लगे, है ना। उधर क्या होता है कि आपको ये तो पता है कि किसी ने बोल दिया कि ये खरीदना है, आपको ये नहीं पता बेचना कब है। और कई लोग ऐसे रहे कि जो जैसे किंगफिशर जैसे शेयर्स हैं, वो गिरते चले गए, वो नीचे एवरेज करते चले गए, बट ऊपर या तो लॉस बुक करने में काफ़ी देरी कर दी, है ना। उन्हें ये लगा कि ये आज इतना आ गया है, कभी इतने से इतना तो आ ही जाएगा, तो उसे समझने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा क्या हो रहा है अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है। तो लोगों को समझ नहीं है, बट वो ये कि किंगफिशर एक बड़ा ब्रांड है, वो एक बड़ा प्रमोटर है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करते चले गए। तो अल्टीमेटली जो सेविंग्स हैं और जो वेल्थ है वो लोगों की नहीं बनी। हालांकि कैश फ्लोज आ रहे थे रेगुलरली, तो मैं काफ़ी ऐसे बड़े इन्वेस्टर से मिला जो महीने के 3 लाख कमा रहे हैं, महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, बट एक घर खरीदने के भी पैसे नहीं है ना। वो वेल्थ बना नहीं पाए। तो मुझे ऐसा लगता है इन आउट ही चलता रहा, इन आउट चलता रहा, कंपाउंडिंग का फायदा ही नहीं उठा पाए। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ मतलब हमने जो रियलाइज़ किया कि एक तो बहुत डिसिप्लिन आपको चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय, एक आपको बहुत सारे जो जैसे साइकोलॉजिकल है, काफ़ी साइकोलॉजिकल है ना। आपको इमोशंस दूर रखने पड़ते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम। तो आप बेसिकली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके साथ क्या होता है कि जैसे डॉक्टर एक ऑपरेट करता है किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो अपने बच्चे का ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपेंगे। तो जब आप अपना पैसा खुद मैनेज कर रहे होते हैं, तो जब जैसे ही वो 100 का 110 होता है, आप घबरा जाते हैं कि 110 हो गया है, बुक करो। इसी तरीके से जब आप 100 का 90 होता है या 100 का 80 होता है, तब भी आप घबरा जाते हैं कि ये क्या होगा ये। तो साइकोलॉजिकल अगर आप बायसेस को हटा दें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी से, तो आपके रिटर्न्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। इनिशियली जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं 2012 के अराउंड हमने एक कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, उसमें हमने पैसा लगाया अराउंड वो 20 रुपये का शेयर था। हमें भी कम नॉलेज थी, कंपनी बहुत अच्छा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही थी। हमने उसमें पैसा लगाया, वो शेयर 2 साल में शायद 3-4 गुना हो गया, 80 रुपये हो गया शायद। तो हम बड़े खुश हुए कि भाई इतना 4 गुना पैसा हो गया, हमने ऐसा देखा नहीं था इतने रिटर्न्स। हम FNO किया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उसमें ऐसे टाइप के रिटर्न आए नहीं। तो वो खुश होके वो सारे शेयर्स बेच दिए। बट साइमल्टेनियसली वो सेम टाइम पे हमने कुछ अपने परिचित लोगों के उस स्टॉक में मुझे याद है 4 लाख रुपए लगवाए थे। तो अब वो हमारे तो बिक गए, उनको हमने एग्जिट नहीं कराया, उनके पड़े रह गए। तो हमने देखा कि आज अगर आप उस स्टॉक को देखें तो उस 4 लाख रुपए की कीमत 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा है।
तो उस टाइम पे हमारा खून ज़्यादा चला क्यों, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया उसमें कि तो ये जो कंपाउंडिंग आई, मतलब हमने तो वो अपने पैसों का भाई 3-4 गुना किया और वो इतना सिग्निफिकेंट कैपिटल नहीं था, लेकिन जो कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स आई वो बहुत सिग्निफिकेंट रही। तो आप क्या करते हैं कि जो भागता हुआ जो आपका घोड़ा है उसको तो आप बेच देते हैं, और जो आपका गिरता हुआ जो है शेर है उसमें आप और इन्वेस्ट करते जाते हैं या उसको रख लेते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल बायसेस हैं मार्केट इन्वेस्टिंग के टाइम पे, अगर आप उसको अलग कर दें अपनी जर्नी से, तो यही एज एन एक्सपर्ट जब हमने स्टार्ट करी जर्नी, यही हमने चेंजेस अपने में भी लाए कि हमने कहा कि यार हम खुद जैसे हम खुद अपने लिए इन्वेस्ट करते थे तो हम बड़े कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते थे हम लोग की। अब भाई कोई कंपनी है, ये इतने हमें लगता है कि ये टर्न अराउंड हो जाएगी, हमने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया। कोई छोटा पेनी स्टॉक है, कोई छोटा स्टॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाल दिया, या पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक ही लिए, 7 स्टॉक ही लिए। ये ग्रेजुअली जब आप पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं तो आप रिस्क के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आप जैसे हमने वो 5-7 स्टॉक या 10 स्टॉक के पोर्टफोलियो से हमने 17 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से मतलब एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो हमारी लर्निंग का और अलग लेवल पे चली गई। अच्छी बात यह है कि आपको एक कम उम्र में आपने हाथ जलाए अपने, जी, क्योंकि मार्केट चीज़ ही ऐसी है कि आप इसमें जब आएंगे शुरू में ऑब्वियसली उतनी ज्ञान नहीं। आज तो काफ़ी विकल्प हैं, आप तो चलिए पीएमएस चला रहे हैं, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड भी हैं, एनपीएस है, जिससे कि आप एक फील ले सकते हैं। लेकिन आपके समय में म्यूचुअल फंड की जर्नी भी शुरू ही सी हुई थी 8-10 साल की, जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए एक और फ़ायदे की चीज़ ये थी कि जो सोशल मीडिया का जो ये कम था 20 साल पहले, तो था ही नहीं शायद। जी, तो आप शायद अखबार में पढ़ के या जी, ये सब देख देख के करते थे। लेकिन आज जो चैलेंज है दिवम, वो ये है कि आज के जो यंग लोग हैं वो हर पल कहीं ना कहीं से बम्बार्ड हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन से, टिप्स से। तो अब हालांकि सेबी ने भी गाज गिराई है इस पूरे कल्चर पर, लेकिन अभी भी आप देखिए कि आपको फ़ोन तो अब सबके पास है। ऐसी हालत में अच्छी बात ये होगी कि शुरू में जला लें थोड़े पैसों के साथ अपनी उंगलियां, नहीं तो नुकसान हो सकता। सर देखिए, ओवर इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली काफ़ी मतलब फ़ायदा भी है, नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, कई मतलब थोड़ा लाइटर ऑन अ लाइटर नोट, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक के बारे में हमसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि देखिए इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया। तो एक तो ये है कि आप हाइपर एक्टिव हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, है ना। तो हम वो एक ऐड देखते हैं कि जहाँ पे एक क्यू में एक बंदा लगा हुआ है और वो क्यू चल नहीं रही है, वो मुझे सामने वाली क्यू चलती हुई दिख रही है, तो मैं सामने वाली क्यू में जाके लग जाता हूँ। पता चला ये रुक गई, फिर ये चलनी शुरू हो गई। तो जो हमारे हाइपर एक्टिवनेस है उससे हम डिसीजंस बड़ी फास्ट लेते हैं और हम उसके अंदर नहीं जाते। मतलब अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई डिसीजन लिया और उसके बाद हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। डिसीजन लेने से पहले रिसर्च नहीं कर रहे, डिसीजन लेने के बाद रिसर्च कर रहे हैं। कंफर्मेशन बायस, क्या मैंने सही लिया कि नहीं लिया, ले लिया डिसीजन, लेकिन अब पूछना है 10 लोगों से एग्जैक्टली कि सही था कि नहीं था। तो जब आप वो तो जब आप वो डिसीजन ले रहे हैं तो उसको अगर आप स्विच कर रहे हैं तो स्विचिंग की कॉस्ट है। आप कहीं पे भी कोई भी शेयर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, फिर आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो उसकी एक स्विचिंग कॉस्ट है ना। भले ही आपका चलो 100 का 110 हुआ होगा, उस पर कुछ आप टैक्स देंगे, कुछ आप ट्रांजैक्शनल चार्जेस देंगे, तो उसको तो कोई रियलाइज नहीं करता, है ना। तो ये जो ओवर इन्फॉर्मेशन है ना, तो आपने कहीं, आपको किसी ने कोई बोला, किसी ने टिप दी, आपने वो खरीद ली, फिर उसके बाद आप वो शेयर बढ़ रहा है तो आप रिसर्च कर रहे हैं कि क्या करूं, घट रहा है तो और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और ज़्यादा डेटा देखने की कोशिश कर रहे हैं, और 10 लोगों से पूछ रहे हैं एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जब आप वो खरीद रहे हैं तब आप उस पर पूरा अच्छे से रिसर्च करिए, एंड देन यू विल हैव टू गिव इट टाइम। आप डेफिनेटली आप क्वार्टरली उसे ट्रैक करिए, आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनिए, आप एनुअल रिपोर्ट देखिए कि भाई इस साल जो प्रमोटर, पिछले साल जो प्रमोटर ने बोला वो इस साल डिलीवर किया कि नहीं किया। पिछले 5 साल का ट्रेंड देखिए कि वो जो बोल रहा है वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप उसको किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए, या किसी एक्सपर्ट को समय नहीं है, नॉलेज नहीं है,
तो इतने एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपकी आई थिंक थ्रेशोल्ड पीएमएस की 5 लाख है मेरे ख्याल से, 50 लाख है 50 लाख जी। वो तो चलिए बहुत बड़ी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में तो 500 रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। एनपीएस में भी ये सब कितने विकल्प हैं आजकल, मतलब बहुत ज़्यादा। किसी अच्छे एक्सपर्ट के थ्रू जाइए अगर खुद इतना नहीं मेहनत कर सकते। आप तो पढ़ाकू इंसान है, मैं देख रहा था कि पता नहीं ऐसी कोई डिग्री छोड़ी नहीं आपने अपनी लाइफ में, क्या पढ़ते ही रहते थे? सर वो उस टाइम पे तो जब क्या 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 नहीं किया आपने? एमबीए कर ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया, बीकॉम में आपने डिग्री ली, एमबीए किया जाके, फिर क्रेडिट एनालिस्ट थे आप सिटी बैंक, कोटक बैंक के साथ, मतलब क्या पढ़ते ही रह गया? सर वो टाइम ऐसा था कि एक तो इंटरेस्ट बहुत बनता गया इस सब्जेक्ट में। मेरी फैमिली में सारे इंजीनियर्स थे, मतलब कोई भी कॉमर्स में नहीं था। जब मैंने कॉमर्स ली तो सबने बोला कि ये क्या नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, क्या क्यों ले रहा है कॉमर्स। तो बट मेरे को जो ये रियलाइज़ होता है कि जो एजुकेशन है वो काफ़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रही मेरी लाइफ में। एंड वो कॉन्टिन्यूइंगली उसका बेनिफिट जो आपने वो बैक ऑफ द माइंड आपके जो चीज़ें रजिस्टर हो गई उसका बेनिफिट मिलता जा रहा है। तो आप जिस तरीके से हम और ज़्यादा मतलब मार्केट में इन्वॉल्व हैं और ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट कॉन्टिन्यूइंगली मिल रहा है। तो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी कॉन्सेप्ट्स आपके अप्लाई कह रहा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया। नहीं, हमारा काम ही पढ़ने का है जी, हमारा काम ही पढ़ने का है। तो हम कभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा पर आपने इतना ध्यान दिया और अब आप उस शिक्षा का जो फायदा है वो उसे ले रहे हैं। लेखक भी हैं आप, लिखते हैं सर? बोलते तो आप बहुत अच्छा। सर लिखने का बहुत ज़्यादा। कविताएं लिखते हैं? क्या लिखते हैं? नहीं कविताएं नहीं लिखते? नहीं। क्या लेकिन देखिए हमारा मतलब हिंदी मूवी स्क्रिप्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हमारा बेसिकली समय इतना ज़्यादा, मतलब मार्केट ना आपको सांस लेने का मौका नहीं देता। हमें कभी लगता है कि जैसे अभी थोड़ा सा हल्का पीरियड है, मार्केट बड़ा अच्छा चल रहा है, फिर कुछ मौका देता है कि चलो लग जाओ काम पे। तो चलिए बताइए कि अभी जो मौका चल रहा है, ये जो 10-12-15% तो इंडेक्स ही गिरा, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप, पूरा यूनिवर्स देखें तो काफ़ी गिरावट आई। तो क्योंकि आपको यही आपका पैशन है तो फ़ोन तो आपका बंद ही नहीं हुआ होगा, बचता रहता है। तो बताइए कि ऐसे माहौल में एक निवेशक को, क्योंकि कई लोगों ने ये कहा कि ऑलमोस्ट 50% जो इन्वेस्टर्स आए वो पिछले 3-4-5 साल में बाज़ार में आए कोविड के दौरान, उसके बाद भी, और वो यंग लोगों ने कभी करेक्शन, बेयर मार्केट तो दूर की बात है, करेक्शन ही नहीं कभी देखी, क्योंकि कोविड के बाद वन डायरेक्शन में चला मार्केट। तो और अभी जो सामने आंकड़े आ रहे हैं तो वो तो यही दर्शा रहे हैं कि कुछ ज़्यादा नहीं सीखा हमने, क्योंकि अभी भी SIPयाँ बंद हो रही हैं और अभी भी लोग चिंतित होकर अरे 10% गिर गया, चलिए भागे हैं, बेचे हैं, क्या करें। तो क्या किस तरह की एडवाइस देंगे आप लोगों को इस वक्त? सर देखिए, पहले तो आप खरीदने से पहले एनालिसिस करिए कंपनी का। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में ना लोगों को थ्रिल चाहिए, तो लोग जो आ रहे हैं मार्केट्स में, आप जैसे खुद बता रहे हैं कि 90% लोग F&O करते हैं और लॉस खाते हैं। मेनली वो F&O की वजह से लॉस खाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और लोगों को फंडामेंटली अंदर बाद में ज़रूर घुसेंगे, अच्छा ये कंपनी ये कर रही है। जैसे हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने, वो कहते हैं कि मैं बहुत पैशनेट हूँ मार्केट्स के बारे में। मुझे अच्छा, हमारी टीम काफ़ी यंग है, मतलब आप हमारी टीम देखेंगे तो सारी बड़ी यंग टीम हमने बनाई है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि यंग है सर, एवरेज एज हमारी कंपनी की अराउंड 28 ईयर्स है। तो एंड वी हैव अराउंड 45 पीपल। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो पैशन है और हम उन्हें अपने तरीके से अपने ढालें अपने टीम में। तो जो आते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं बहुत पैशनेट हूँ। जब उनसे डेप्थ में बात करो, वो ये ज़रूर अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि अच्छा मैंने ये स्टॉक लिया था, 100 रुपये का 150 हो गया। बट जब आप उनसे डेप्थ में बात करो कि अच्छा भाई ये स्टॉक क्यों लिया, वो गोलमोल करके आंसर दे जाते हैं। मतलब उनको डेप्थ में पता ही नहीं है कि वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी क्यों लेनी चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या ग्रोथ स्ट्रैटेजी है ना, बैलेंस शीट क्या बोलती है। तो वो कभी नहीं घुसते।
है ना। और मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो चार्ट देख के या मोमेंटम खाली देख के, या ये चीज़ किसी ने मुझे बोल दी, किसी ने टिप दे दी, किसी एनालिस्ट ने आके टीवी में बोल दिया, तो उसके बेसिस पे खरीद लेते हैं। और वो जो चीज़ है वो मेरे ख्याल से नेगेटिव है। आई थिंक डेप्थ में जाना किसी चीज़ की बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि जो मार्केट में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मोस्टली ये क्या है कि 5 साल में पिछले आप एक बात देखेंगे कि डीमैट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो आज का चार्ट है आप उसे लॉन्ग टर्म चार्ट से कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब अगर जो 10 साल पहले का जो चार्ट था, हम अगर बोले कि ट्रेंड ऐसा बन रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऐसा बन रहा है, आज का जो चार्ट बन रहा है, आज का जो डेटा है वो सब्सटैंशियली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारा, और वो इस टाइप का चार्ट मार्केट ने देखा ही नहीं, क्योंकि मार्केट सिग्निफिकेंटली पेनिट्रेट की डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगता है, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने एकदम से इतना करेक्शन देखा, उन्हें ये नहीं पता कि फंडामेंटली वो स्टॉक महंगा था या वो स्टॉक में उतनी डेप्थ थी या वो फंडामेंटली इतना स्ट्रांग था या नहीं था। उन्होंने वो खरीद लिया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम में था। और आज जब वो गिर रहा है तो आपको डर ये लग रहा है कि वो ज़ीरो ना हो जाए, कंपनी बंद ना हो जाए। आपको आज भी उसके बारे में इतना नहीं पता कि आज मुझे वो होल्ड करना चाहिए या मुझे वो, भाई अब जैसे हम भी इस माहौल में क्या कर रहे हैं, हम एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे भी पोर्टफोलियो में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें लगता है गिर गए हैं काफ़ी ज़्यादा, बट फंडामेंटली थोड़े से कमज़ोर हैं वर्सेस आर अदर पोर्टफोलियो कंपनीज। तो हम उन्हें बेच के जो और स्ट्रॉन्गर कंपनीज में उसमें स्विच कर जा रहे हैं। कई बार हम ऑपोजिट कर जाते हैं, मतलब एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमारा साइकिल दूसरी तरीके से चलता है। हम देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा गिर गया, वो ज़्यादा गिरे हुए में ज़्यादा पैसे लगा दो, जो मेरा विनिंग हॉर्स है उसमें से प्रॉफिट बुक कर लो। तो ये जो एक तो बायसेस तो डेफिनेटली हमेशा रहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम मोस्टली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका फोकस चार्ट्स, मोमेंटम और टिप्स इनके ऊपर ज़्यादा है देन फंडामेंटल्स। और ये एक काफ़ी डिफरेंशिएटर है। जैसे आपने एजुकेशन के भी बारे में बात करी, अब वो अगर आपको नहीं, देखिए आज की डेट में इतने सारे यूट्यूबर्स आ गए हैं, इतने सारे एजुकेशनिस्ट आ गए हैं जो मार्केट के बारे में आपको समझा रहे हैं, आपके पास कोर्सेज हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिग्री इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप ऑनलाइन कोर्सेज आज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री चाहिए। आप अगर रेगुलरली उसमें अंदर घुस रहे हैं, आप कर रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो, कोई डॉक्टर है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई और फील्ड से आए हैं वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीए की डिग्री चाहिए, आपको एमबीए की डिग्री चाहिए, बट ये ज़रूर है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा उसके अंदर, कोई भी काम आप करते हैं। बिल्कुल। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एंड आई थिंक यंग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो उन चीज़ों के अंदर घुसे और खरीदने से पहले घुसे। खरीदने के बाद जस्ट टू इंश्योर कि ये मैं सही डिसीजन लिया कि नहीं, वो ना करें। थोड़ा संयम रखें जब कुछ आप ले रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। ये अप एंड डाउन तो चलते रहेंगे, जीवन में चलते हैं, तो इसमें क्या। बिल्कुल। देखिए अगेन, मतलब हम तो एग्जाम्पल से ही बात कर सकते हैं ज़्यादा। तो टाटा मोटर्स लिया था, वो जैगवार लैंड रोवर ले रहा था उस टाइम पे। तो मुझे याद है वो 1000 रुपये का स्टॉक, सब प्राइम क्राइसिस आया तो वो 200-300 रुपये रह गया, है ना। हमें लग रहा था कि ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन, मेजर डिसीजन है, इन्होंने काफ़ी ग्लोबली स्केल कर जाएंगे। मतलब अब फंडामेंटली अब उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, बट वो टर्नआउट भी बड़ा अच्छा हुआ। वो 200-300 रुपये जब रहा, या तो मैं पैनिक कर जाता और मैं बेच जाता उसे। हमने उसे होल्ड रखा, उसे कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया। वो स्टॉक एंड में जाके हमने 2000 से ऊपर बेचा, है ना। तो आइडिया क्या है कि आप वही स्टॉक 1100 से 200 भी आया, 200 से 2000 भी गया। तो वो जो पेशेंस है, वो जो कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक के ऊपर, वो आपको बरकरार रखना है। वो आप अगर वो उसमें कोई इम्पेयरमेंट है बिजनेस में, अगर वो बिजनेस ही भाई इम्पेयर हो रहा है या वो उसमें दिक्कत है, तो डेफिनेटली उसे आज ही बेच दीजिए। फिर वो उसे लंबा मत रखिए। उसमें कोई, अगर आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, उसमें कोई मैनेजमेंट का इशू दिख रहा है, तो उसे आज ही बेच दीजिए। उसे फिर उसमें आप ये लालच मत करिए कि मैं थोड़ा ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। अच्छा, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं यार मैं ना
टैक्स बचाने के लिए मैं और लंबी होल्डिंग रख रहा हूँ कि भाई मेरे 2 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म की जगह, तो उसमें मेरा टैक्स कम लगेगा। अब वो पता चला आपने 6 महीने और रखा उस चक्कर में और वो शेयर और गिर गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो अगेन ये वही वाली बात है कि अगर आप इमोशंस को सेग्रीगेट करेंगे या आप ओवर एनालिसिस करेंगे तो आपको कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ओवर एनालिसिस करते हैं तो। कंपनी का नाम ग्रीन पोर्टफोलियो क्यों रखा? सर देखिए मतलब नाम, ग्रीन एनर्जी कंपनीज में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं कि नाम है? सर नाम की वैल्यू बहुत बढ़ गई। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आइटम आया था कि अडानी इज इन्वेस्टिंग $1 ट्रिलियन इन ग्रीन पोर्टफोलियो। तो तो नाम की ग्रेजुअली वैल्यू बहुत बढ़ गई, बट हम जब नाम ढूंढ रहे थे तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि मार्केट्स इन ग्रीन और मार्केट्स इन रेड इंडिया में ऐसा चलता है। तो हमने कहा कि मुझे लगा कि आपके स्कूल की यूनिफॉर्म भी तो ग्रीन होती थी। डीपीएस के हैं आप गाजियाबाद के, तो ग्रीन है ना? हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगा वो सोच के तो नहीं कर रही। नहीं वो भी। तो इसमें अभी आप ऑलरेडी 650 करोड़ का AUM बना चुके हैं। हाँ जी। तो देखिए अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम मार्केट फॉल से पहले ये 950 था। अच्छा, ये वाली फॉल। तो देखिए अब यही वॉलेटिलिटी है, राइट? मतलब अगर मैं आपको एक महीने पहले आपको इंटरव्यू करता तो कोई और नंबर होता, 900 करोड़। अगर एक महीने हाँ, पहले 3 महीने पहले अगर 3 महीने पहले, और तो 3 महीने बाद करूंगा तो शायद 1400 करोड़ भी हो जाए। एग्जैक्टली, दिस इज हाउ मार्केट इज। तो बाजार है। एग्जैक्टली। कुछ स्पेयर टाइम मिलता है आपको? क्या करते हैं स्पेयर टाइम में आप? देखिए स्पेयर टाइम में मेरे को ट्रैवल बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल जब आप करते हैं और ऐसा मौका भी मिला कि भाई मैं ग्लोब में काफ़ी घूमा, तो जब आप घूमते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप कहीं जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और हमारा लकीली ऐसा है कि कई सारे हमारे NRI इन्वेस्टर्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल ही जाता है आप कहीं जाते हैं तो वो भी काम ही हो गया ना फिर आप। नहीं, मोस्टली 90% तो लीजर, वरना घर पे डांट पड़ेगी। गाने वाने सुनते हैं कुछ, मतलब रिलैक्स कैसे करते हैं? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। और गाने और वो रेगुलरली। आपका जो काम है ये बहुत हाई प्रेशर काम है। यस। तो इसके लिए अनवाइंड, क्योंकि आप इतने यंग हैं, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पे ब्रेक्स लेता हूँ, है ना, और वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं हर 3 महीने में कोशिश करता हूँ कि मैं एक ब्रेक ज़रूर चुराऊँ अपने उससे। कई बार मैं अपनी टीम को सुनते हैं? नहीं, गाने सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ, बट इतने ज़्यादा नहीं, इतना टाइम नहीं मिल पाता। बट डेफिनेटली बीच बीच में ऑफिस में भी बैठे कभी वो चला लेते हैं। गा भी लेते? नहीं, आवाज़ तो अच्छी है आपकी। ठीक ठाक है जी, इतनी कोई खास नहीं है। बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मेरी हर बात पे नो बोल देते हैं, तो मेरे को लगा आप कोई मुझे गाना सुना देंगे मेरे जनरेशन का। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सक्सेस मिले। आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की, यंग लोगों से प्रेरित किया उनको कि गलतियाँ सबसे होती हैं, सबसे होंगी, लेकिन अपनी गलतियों से सीखिए। बाज़ार एक ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, ज़िंदगी की तरह है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, लेकिन अगर आप इसमें ठीक से रहें तो जैसे दिवम ने अपनी एक जर्नी बनाई है, आप भी बना सकते हैं उस तरह से वेल्थ। और हर भारतवासी को हक है और ज़रूरत है कि हम जो भारत की तरक्की है उसका एक हिस्सा बने और वेल्थ बनाएं एक अच्छे तरीके से। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस देश में अगले 15, 20, 25, 30, 50 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद दिवम। धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात। सेम हियर, थैंक यू।